गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा कुमारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में। तो जैसा हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, जिसमें मैं आधा ही पार्ट आपको बता पाई हूँ अभी तक, जिसमें हमने अनुवर्ती गति, तुर्गर गति, नास्टिक गति, विभिन्न प्रकार के जो अनुवर्तन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय क्या होता है और जंतुओं का थोड़ा सा आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे, जिसमें हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो कल हमने डिस्कस करा था अनुवर्ती गति के बारे में, तुर्गर गति के बारे में, नास्टिक गति के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो अनुवर्तन होते हैं जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, विभिन्न प्रकार के जो अनुवर्तन थे वो सारा डिस्कशन कल हमने खत्म कर दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पौधों में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है, मतलब रसायन की सहायता से पौधे अपना विकास या ग्रोथ किस प्रकार से कर पाते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे 5 जो डिफरेंट टाइप के पादप हार्मोन्स हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हार्मोन जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन आप देख सकते हैं कि ये मुख्यतः तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में और नई पत्तियों में पाया जाता है। ऑक्सिन शायद आपके लिए नया वर्ड नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो कल जब हम प्रकाशानुवर्तन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था जब प्रकाश तने के भाग पर पड़ता है तो ऑक्सिन्स जो है वो शिफ्ट होकर के शेडी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में है, तो ऑक्सिन शिफ्ट होकर के शेडी पार्ट की तरफ आता है। तो अब जो कोशिकाओं का दीर्घन होगा, जो कोशिकाओं का विकास होगा, तने का विकास होगा, वो शेडी पार्ट की तरफ से होगा, जिसकी वजह से जो हमारा तना है वो प्रकाश की ओर बेंड कर जाता है, जिसको हम फोटोट्रॉपिक कर्वेचर बोलते हैं। तो कल हमने देखा था कि प्रकाशानुवर्तन में ऑक्सिन हेल्पफुल है, गुरुत्वानुवर्तन में ऑक्सिन हेल्पफुल है, जड़ों के निर्माण में, नई पत्तियों में और मुख्यतः कोशिकीय दीर्घन में ऑक्सिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसका एक उदाहरण है इंडोल एसिटिक एसिड जो ऑक्सिन हार्मोन है। दूसरा हमारा हार्मोन है जिब्रालिन। तो जिब्रालिन आप मुख्यतः देख सकते हैं अंकुरित बीज, आप लोग चने को फुला करके खाते होंगे, मूंग को फुला करके खाते होंगे, तो वो जो अंकुरित बीज है उसमें जिब्रालिन उपस्थित रहता है। अब अंकुरित बीज में उसकी आवश्यकता है अंकुरण को सुप्तावस्था से, जब हमारा बीज सुप्तावस्था से बाहर आएगा तो अंकुरित बीज दोबारा से प्रोत्साहित होते हैं, पौधे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजों की सुप्तावस्था को समाप्त करने के लिए, यानी कि डॉर्मेंसी को खत्म करने के लिए हमें जिब्रालिन की आवश्यकता होती है। तो ये अंकुरण को प्रोत्साहित करता है, फलों के आकार को बढ़ाने में ये सहायक है। तो जिब्रालिन का मुख्य कार्य तब है जब हमारा बीज प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियों में आता है, तो उसके उपरांत जो डॉर्मेंसी है वो खत्म होती है और दोबारा हमारा प्लांट जो है वो रीडेवलप करना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मुख्यतः जो है वो हमारे जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस को डिले करने का मतलब है कि जो जीर्णता है, जो वृद्धावस्था है पौधों में, उसको स्लो डाउन करता है, उस प्रोसेस को ये स्लो डाउन करता है। दूसरा है कि ये कोशिकीय विभाजन में बहुत ज़्यादा सहायक है। मैंने ऑक्सिन की बात करी तो वो कोशिकीय दीर्घन के लिए जरूरी है, लेकिन जब हम साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कोशिकीय विभाजन की। दोनों चीज़ों में अंतर है। कोशिकीय दीर्घन मतलब कोशिकाओं का बड़ा होना, कोशिकीय विभाजन मतलब कोशिकाओं का मल्टीप्लाई होते जाना, 2 से 4 इस तरीके से वो बढ़ते चले जाते हैं। और साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धावस्था को वो विलंबित करता है, नई शाखाओं और कलियों का निर्माण करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड फॉर्मेशन है, नई जो कलियां बनती हैं, उसके में सहायक है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। तो याद रखना है आपको, अगर पूछा जाएगा कोशिकीय दीर्घन के लिए कौन आवश्यक है तो ऑक्सिन हार्मोन, और कोशिकीय विभाजन के लिए कौन आवश्यक है तो साइटोकाइनिन। हमारा नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है इसका प्रभाव हमारे साइटोकाइनिन से ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइटोकाइनिन जो है वो वृद्धावस्था को रोकता है, परंतु जो एबीए है वो वृद्धावस्था को बढ़ाने में सहायक, मतलब पत्तियों का पीला होना, क्लोरोफिल का क्षीण होना, ये सारी चीजें हमें एबीए के प्रेजेंस के थ्रू दिखती हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शूट ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। लेकिन साइटोकाइनिन में क्या था, नई शाखाओं का निर्माण करा। जिब्रेलिन के साथ भी इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी बीज में पाया जाता है, जिब्रेलिन भी बीज में पाया जाता है, परंतु जो बीज में जिब्रेलिन की उपस्थिति है वो डोरमेंसी को खत्म करती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी बीज में उपस्थिति जो है वो डोरमेंसी को सपोर्ट करती है। कब इसकी जरूरत है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां, बीज को सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उस दौरान बीजों को सुप्तावस्था में जाना है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है। तो उस दौरान हमारी जो एब्सिसिक अम्ल है वो हमारे पौधों का सपोर्ट करता है। दूसरा है जब पौधे प्रतिकूल परिस्थिति में है, मान लीजिए कि सूखा पड़ गया, उस दौरान अगर रंध्र लगातार खुलते रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज गति से होता है, तो उससे पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। अगर सूखा पड़ा है, पानी की मात्रा कम है, तो उस दौरान हमें ये ज्यादा देखना है कि स्टोमेटल क्लोजर थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक हो सके, ताकि वाष्पोत्सर्जन थोड़ा स्लो हो जाए, फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाए, तो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा वो सारे जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उस टाइम पे। इसीलिए ABA को स्ट्रेस हार्मोन यानी कि तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब तनाव की स्थिति पौधों में उत्पन्न होती है तो उस दौरान ABA जो है वो पौधों के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। और ये पांचवा हमारा हार्मोन है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जो एकमात्र हमारा गैसीय पादप हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य है फलों को पकाने का, मतलब आपके आम जो पककर आते हैं तो उसमें सहायक है आपका इथिलीन हार्मोन। बाकी आप चीजें देख सकते हैं कि इंड्यूसेस लीफ सेनेसेंस, मतलब ये भी पत्तियों को परिपक्व बनाने में सहायक है। पत्तियों का पीला हो जाना, पत्तियों का क्लोरोफिल क्षीण हो जाना, वो सारी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इथिलीन उस चीज को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है फ्रूट साइक्लिंग को, जो मैंने आपको अभी बताया। इनहिबिट्स स्टेम इलॉन्गेशन, जैसे ABA का इम्पैक्ट, ABA जो है वो भी क्या कर रहा था, तने का बढ़ना रोकता है। उसी प्रकार से हमारा इथिलीन हार्मोन जो है वो भी तने के ग्रोथ को रोकता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारे 5 हार्मोन पादपों के बारे में थी, जिसमें हम रासायनिक समन्वय अपने पादपों में देख पाते। तो जो पौधों से रिलेटेड जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वो मैं अब कवर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अच्छा, उससे पहले हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि पादप हार्मोनों का क्या क्या मुख्य कार्य है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन कोशिका की लंबाई, जैसे मैंने आपको बताया कोशिकीय दीर्घन, कोशिकीय विभाजन अलग है, कोशिकीय दीर्घन अलग चीज है। तो ऑक्सिन जो है वो कोशिकीय दीर्घन में सहायक है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक है, गुरुत्वानुवर्तन में सहायक है। दूसरा हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन, जो तने की लंबाई में सहायक है, अंकुरण को प्रोत्साहित करता है, डोरमेंसी से बाहर लाने में हमारे बीजों को ये सहायता है। तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन, जो कोशिकीय विभाजन को सहायता करता है, वृद्धावस्था को विलंबित करता है, मतलब सेनेसेंस को हमारे पौधों में आने से रोकता है। पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो लगातार बना रह पाता है साइटोकाइनिन की सहायता से। चौथा हमारा हार्मोन है ABA, जो वृद्धावस्था को बढ़ावा देता है एवं रंध्र को बंद रखने में सहायक है। मतलब जब रंध्र बंद रहेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों से हमारे जो पौधे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे उस दौरान। एथिलीन हार्मोन जो है वो फल पकाने वाला होता है, पत्तियों का गिरना, क्लोरोफिल का क्षीण होना, इस सब चीजों में भी एथिलीन जो होता है वो सहायक है। तो कुछ आप परीक्षा के लिए फ्यू पॉइंट्स याद रख लीजिए, तो ब्रीफली आपको सब याद हो जाएगा। पौधों में किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं होता, मस्तिष्क नहीं है, मेरु रज्जु नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है, इन सारी चीजों की उपस्थिति हमारे पौधों में नहीं है। समन्वय के लिए वो हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो 5 हार्मोन हमने आज डिस्कस करे। ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहला हार्मोन है जिसका आविष्कार किया गया था पादप हार्मोनों के अंतर्गत। एथिलीन जो है वो एकमात्र गैसीय हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। ABA जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पाया जाता है पौधों में। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिकीय विभाजन के लिए आवश्यक है, और जिब्रेलिन बीजों में सुप्तावस्था को समाप्त करने में यानी कि अंकुरण को प्रोत्साहित करने में सहायक है। तो ये था हमारा प्लांट्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो हम
अगर अपनी बात करें मनुष्यों में, अगर आप देखते हैं तो मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र है, जिसमें हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है और मस्तिष्क। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी का एक कंट्रोल स्थापित करती हैं। हम जो भी सोचते हैं लंबे समय तक मेमोरी बेस्ड जो काम कर पाते हैं, जितना भी सारा हमारे बॉडी का जो प्रोग्रेस है वो हमारी तंत्रिका तंत्र के सहारे से चलता है। इसके साथ साथ दूसरा भी सिस्टम है हमारी बॉडी में जो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। तो आज मैं आपके साथ न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँगी। बाकी जो मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं न्यूरॉन का। सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ अवतार जैसी संरचना, बाल जैसे जो ये जड़ों जैसा दिखता है आपको, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये रिसीविंग स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का। मतलब कोई भी मैसेज आएगा तो सबसे पहले हमारे डेंड्राइट्स के पास है। उसके बाद ये मैसेज जो है हमारे सेल बॉडी वाले यानी सोमा, इस पार्ट को हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, जहाँ पर हमारा केंद्रक उपस्थित है। इसके साथ साथ डेंड्राइट्स में और हमारे जो सेल बॉडी है उसमें छोटे छोटे कण जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम निसेल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाई डायग्राम में, मैंने ये पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करा हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ कण जैसी संरचनाएं होती हैं वो निसेल ग्रैन्यूल्स के नाम से जानी जाती है। ये मुख्यतः RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है और फ्री राइबोसोम्स की बनी होती है। ये हमारे नर्व सेल्स को प्रोटीन बनाने में सहायक करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निसेल ग्रैन्यूल्स कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो आपका उसका आंसर होगा डेंड्राइट और सेल बॉडी में निसेल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका मैसेज आया डेंड्राइट के पास, उसने उस मैसेज को फॉरवर्ड करा सेल बॉडी के पास। अब वो आपका मैसेज जाएगा एक्सॉन के पास। ये जो आप चेन जैसा देख रहे हैं ये एक्सॉन कहलाता है, जिसपे हमारे पास चर्बीदार परत होती है, फैट का आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर बनी हुई है। तो ये जो लेयर्स हैं आपके फैट के ये कहलाते हैं आपके माइलिन शीथ, और ये जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं श्वॉन सेल्स, यानी कि श्वॉन सेल्स जो है वो माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। अब इस एक्सॉन पे माइलिन शीथ पूरी जगह पे नहीं है, आप देख सकते हैं ये येलो है, फिर यहाँ पे येलो है, फिर यहाँ पे येलो है, बीच में आप जो गैप देख रहे हैं यहाँ पर माइलिन शीथ उपस्थित नहीं है। इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये क्यों आवश्यक है? जब सिग्नल हमारे एक्सॉन के पास आता है तो वो जंप करके नोड्स ऑफ रैनवियर पे चला जाता है। मतलब वो माइलिन शीथ को कवर नहीं करता, वो सीधे हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर के पास चला जाता है। इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी ट्रैवलिंग की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जो हमारा मैसेज आया वो जल्दी ट्रैवल कर सकता है एक्सॉन के थ्रू। अब ये एक्सॉन जो है वो खत्म होते हैं हमारे एक्सॉन टर्मिनल में, जहाँ पर ये दूसरे न्यूरॉन से संपर्क बनाते हैं, और ये न्यूरॉन हमारा रिसीविंग न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो है वो साइनैप्स कहलाता है। अब यहाँ साइनैप्स पे ये हमारा न्यूरॉन है जो मैसेज लेके आ रहा है, ये हमारा न्यूरॉन है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो जहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है वो कहलाता है हमारा प्री साइनैप्टिक क्लेफ्ट। मैसेज आया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मैसेज किस रूप में है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में। सबसे ज्यादा कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर तो न्यूरॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि मैसेज जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में है। ये जो रेड वाले आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो सिग्नल। मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइलकोलिन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसिटाइलकोलिन क्या है। तो एसिटाइलकोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता चला जाता है हमारे न्यूरॉन्स के बीच में। तो यहाँ पर जो है ये हमारा प्री साइनैप्टिक लेयर जो है, जो न्यूरॉन मैसेज लेकर के आया। अब हमारा पोस्ट साइनैप्टिक यानी कि दूसरा न्यूरॉन जो मैसेजेस रिसीव करेगा, वहाँ पर आयन चैनल्स बने होंगे, सोडियम के आयन चैनल्स बने होंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं और मैसेज हमारा फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो यही स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर लिख करके बताया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है डायग्राम के थ्रू। आप PDF से इसको पढ़ करके नोट्स निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे प्लांट के रासायनिक समन्वय के बारे में और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, मस्तिष्क का जो भी स्ट्रक्चर है या एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हमें जंतुओं में देखने को मिलता है
मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे बिहार बोर्ड में आया था 2024 में। फल पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? गैसीय हार्मोन एथिलीन। जिब्रालिन क्या है? जिब्रालिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। उसके बाद है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल जो सेनेसेंस यानी कि वृद्धावस्था को सपोर्ट करता है। प्रकाश से दूर वाली ओर कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ये प्रीवियस क्लास वाला है जिसमें हमने ऑक्सिन की बात करी थी। तीव्र कोशिका विभाजन वाले भागों में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो कोशिकीय विभाजन मैंने आपको बोला, साइटोकाइनिन याद रखिए। कोशिकीय दीर्घन की बात हो रही है तो ऑक्सिन को याद रखिए। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो ये आप खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पादप हार्मोन क्या है? प्रकाशानुवर्तन क्या है? पौधों में रासायनिक समन्वय क्या है? ऑक्सिन के 4 कार्य लिखिए एवं जियोट्रोपिज्म उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस क्लास से भी रिलेटेड है, कुछ आज की क्लास से भी रिलेटेड है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट है, नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा अपनी क्वेरीज को। और ये है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लंबे क्वेश्चन है ये जो आपके 2024 में पूछे गए थे और ये 22 से 24 में लगातार रिपीट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सिन तथा जिब्रालिन में अंतर बताइए। तो कोशिकीय दीर्घन के लिए ऑक्सिन आवश्यक है। जिब्रालिन जो है डोरमेंसी को खत्म करने में हमें सपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। बाकी इनके कार्य जो है वो आप लिख सकते हैं इनके अंदर। पादप हार्मोनों के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो पांचों जो हार्मोन है वो सारे नाम लिखने हैं, सबके कार्य लिखने हैं। ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आ सकते हैं। बाकी नीच में आप देख सकते हैं फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन एथिलीन। बीजों की सुप्तावस्था उत्पन्न करने वाला हार्मोन एबीए। कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्तावस्था उत्पन्न करेगा तो एबीए, सुप्तावस्था खत्म करेगा तो जिब्रालिन। तने की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है हमारा? जिब्रालिन। उसके बाद है कोशिकीय विभाजन को प्रोत्साहित कौन करता है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन के मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो तने के शीर्ष भाग में। हमने प्रकाशानुवर्तन में भी देखा था कि वो शेडी पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जा रहे थे। ये पैरामेडिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन्स के द्वारा होता है। सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन हमारा ऑक्सिन है। गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन। तनाव स्ट्रेस हार्मोन एबीए। कोशिकीय विभाजन साइटोकाइनिन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। प्रकाशानुवर्तन क्या है? आप लास्ट प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था। जियोट्रोपिज्म क्या है? ऑक्सिन के 2 कार्य लिखिए, एबीए के 2 कार्य लिखिए। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस क्लास से भी रिलेटेड है, तो आपको कंटेंट को साथ लेके चलते जाना है। अब न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नोड्स ऑफ रैंडियर किससे संबंधित है? अभी मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखा रही थी तो वहां हमने देखा था माइलिन शीथ जो था, माइलिन शीथ जहां पाया जाता है यानी कि माइलिनेटेड एक्सॉन जहां होते हैं वहां बीच बीच में जो गैप होता है वो आपका नोड्स ऑफ रैंडियर कहलाता है। नोड्स ऑफ रैंडियर में क्या डिसकंटिन्यूअस है? तो येलो येलो जो पाउचेस आपने देखे थे फैट बॉडीज वो थी आपकी माइलिन शीथ की। वो लगातार नहीं बनी होती है, वो पाउच में बनी होती है। बीच बीच में जो गैप होता है वो आपका नोड्स ऑफ रैंडियर कहलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर साइट्स कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको 2 न्यूरॉन्स दिखाए, एक था प्री साइनैप्टिक, दूसरा था पोस्ट साइनैप्टिक। तो जो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन था उस पे हमारे पास चैनल्स बने हुए थे जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं न्यूरॉन से रिलेटेड। न्यूरॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है हमारे एक्सॉन की। जो तंत्रिका तंत्र है हमारा उसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो है हमारा न्यूरॉन। तंत्रिकीय इकाई अगर आपसे पूछी गई तो वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग कौन से? डेंड्राइट हो गया आपका, उसके बाद हमारा सेल बॉडी हो जाता है, उसके बाद एक्सॉन हो जाता है। लास्ट अगर आपसे चौथा भाग भी पूछा जाए तो आप एक्सॉन टर्मिनल या साइनैप्टिक बल्ब भी लिख सकते हैं उसको। डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो तंत्रिका से जो भी रिसीव कर रहा है, जो मैसेजेस को ग्रहण कर रहा है वो वाला भाग आपका डेंड्राइट है, वही उसका कार्य है। एक्सॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो संदेश को सोमा से, सेल बॉडी से लेकर के आगे की ओर जाना
ये कार्य होता है हमारा एक्सॉन का। न्यूरॉन में संदेश का सामान्य क्रम क्या है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं, उसके बाद हमारा साइटन होता है यानी कि कोशिका का शरीर होता है, उसके बाद एक्सॉन्स होते हैं और उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल की तरफ हमारा मैसेज ट्रैवल करता है। दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक बीच का जो जगह है वो हमारा कहलाता है साइनैप्स। माइलिन शीथ का निर्माण कौन करता है, मैंने आपको बताया था, उन कोशिकाओं को हम श्वान सेल्स कहते हैं। एक्सॉन के अंतिम सिरे पर पाए जाने वाले बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल वाले भाग पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स लेकर के आ रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं साइनैप्टिक नॉब। साइनैप्टिक नॉब में कौन से पदार्थ से भरी हुई वेसिकल्स होती हैं, तो वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, एसिटाइल कोलिन नाम याद रखिएगा। डेंड्राइट संदेश को किस दिशा में ले जाता है, डेंड्राइट से कोशिका का शरीर, कोशिका के शरीर से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल वाला ट्रैवलिंग, याद रखिए इस चीज को। एक्सॉन संदेश को किस दिशा में ले जाता है, तो एक्सॉन कोशिका शरीर से दूर लेके जाता है। सबसे पहले डेंड्राइट, फिर कोशिका शरीर, फिर हमारा एक्सॉन। निसल ग्रैन्यूल्स जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि मेंशन नहीं किया हुआ है, या क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। निसल ग्रैन्यूल्स कण जैसी संरचनाएं हैं जो हमारे डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में पाई जाती हैं, जो फ्री राइबोसोम्स और आरईआर की बनी होती है। ये याद रखिएगा, कुछ चीजें कई बार आपसे पूछी जाती हैं और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है आपको, आरईआर की बनी होती है और फ्री राइबोसोम्स की बनी होती है, जो नर्व सेल्स को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो कहाँ पे पाया जा रहा है, आपके सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में। माइलिन शीथ में पाए जाने वाले गैप्स क्या कहलाते हैं, तो येलो पाउचेस थे जो फैट बॉडीज, वो माइलिन शीथ थी। बीच का जो गैप था वो आपके नोड्स ऑफ रैंडियर कहलाते हैं, जहाँ पे हमारा मैसेज जंप करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल सिग्नल पहुंचाने वाला पदार्थ क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और सबसे ज्यादा आपको याद रख लेना है उसका उदाहरण भी, जो है हमारा एसिटाइल कोलिन। तो आज का कंटेंट मेरा कवर होता है जिसमें मैंने पौधों में रासायनिक समन्वय के बारे में डिस्कस करा और जंतुओं में मैंने आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मस्तिष्क के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क के साथ साथ हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की भी बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।